आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर किया तशवीश का इजहार। कुल जमाती इजलास तलब करने की मांग। महाराष्ट्र कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पुणे के भोर तालुका के कई लीडरान और कारकुन बीजेपी में हुए शामिल। एनसीपी लीडर और साबिक रुकन असेंबली ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मारने की मिली धमकी। पुलिस ने बढ़ाई सिक्योरिटी। इस्लाम जिमखाना में सादे शेराजी पर सिंपोजियम का इनकाद। प्रोफेसर रफिया शबनम आबिदी और दीगर अदबी शख्सियात ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। एनसीपी एससीपी रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर पर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि खुशकसाली से भी लोग परेशान हैं। सुप्रिया सुले ने वज़ीर आला फडणवीस से इस मामले पर ऑल पार्टी मीटिंग तलब करने की मांग की है। अजीत दादा की कल मुलाकात हुई है पवार साहब से। काम के लिए हमेशा होती है। मैम, आप चाहती हैं कि दोनों फैक्शन एक हो जाए एनसीपी का महाराष्ट्र की भलाई के लिए? देखो, महाराष्ट्र में मैं देवेंद्र जी से बहुत दिन से विनती कर रही हूँ कि महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ा है। महाराष्ट्र में पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। वो आपकी चैनल सारे दिखा रहे हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, विनती की है कि ऑल पार्टी एक अर्जेंटली मीटिंग बुलाए और महाराष्ट्र के क्राइम और पानी की समस्या में सब में साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। एनसीपी सरबराह शरद पवार और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार एक बार फिर साथ नजर आए। ज़राई शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के मौजू पर मुनक़्क़दा के इजलास के दौरान दोनों रहनुमा एक साथ नजर आए। इस इजलास के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पैदावार को तेज़ करने और किसानों के लिए अच्छे मौक़े तलाश करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। दोनों रहनुमाओं के एक साथ नजर आने के बाद सियासी हलकों में ये कयास आ रही हैं और भी तेज़ हो गई हैं कि शरद पवार और अजित पवार फिर से मुत्तहिद हो सकते हैं। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने मगरबी बंगाल में सदर राज नाफिज करने के बीजेपी के मुतालबे पर अपना रद्दमल जाहिर किया। राउत ने कहा कि बंगाल में होने वाले फसादात के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी चाहती है कि वहां फसादात हों ताकि इस बहाने सदर राज नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की सियासी चाल है। बंगाल में राष्ट्रपति राजवट क्यों लगना चाहिए? बीजेपी की अगर ये मांग है, फिलहाल तो फाइल होती रहती है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास भारी बहुमत है। ये सरकार लोगों ने चुन कर दी और वहाँ जो दंगे हो रहे हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ। वहाँ के जो दंगे है ना, बीजेपी चाहती है वहाँ दंगे हो जाए और दंगे के बहाने वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक कूटनीति है, राजनीति है। महाराष्ट्र में कुछ कारण नहीं था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। वो तो खिलौना बन गया है ना मोदी और शाह जी का राष्ट्रपति शासन का। मणिपुर में 3 साल के बाद लगाया, हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों महिलाओं पर अत्याचार हो गए, तब नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन उनके लिए खिलौना बन गया है। इस तरह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है और राष्ट्रपति शासन लगा के आप राज नहीं कर सकते। जो कहा है राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर, और सही है। ये देश में सभी काम गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर बीजेपी का नियंत्रण है, राष्ट्रपति भवन पर बीजेपी का नियंत्रण है, सर्वोच्च न्यायालय पर बीजेपी नियंत्रण लाना चाहती है। तो डेमोक्रेसी और फ्रीडम है कहाँ? मुझे बताइए। जब चाहे हम राष्ट्रपति शासन लगा दे, जब चाहे हम सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे, बकवास करेंगे। यही चल रहा है ना देश में। पिटिशन लेके आओ और दबाव डालो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये दबाव मानने को तैयार नहीं। शिंदे आज राष्ट्रपति लगाने की बात कर रहे हैं। मणिपुर में उन्होंने बात नहीं की, पर बंगाल में वो लोग कह रहे हैं।
महाराष्ट्र कांग्रेस को आज एक और बड़ा झटका लगा है। पुणे के भोर तालुका के तकरीबन सभी ओहदेदार आज बीजेपी में शामिल हो गए। भोर कांग्रेस के सीनियर लीडर संग्राम थोपटे का इलाका है। हालांकि संग्राम थोपटे आज बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनसे वाबस्ता कारकुन बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि संग्राम के पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस में हलचल मच जाएगी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का रुझान बदस्तूर जारी है। इससे पहले पुणे के साबिक एमएलए रविंदर धनगेकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। संपूर्ण महाराष्ट्र ज्यांच्या पक्षप्रवेशाने ढवळून निघाला आहे आणि जो काँग्रेस पार्टीमध्ये आज संपूर्ण भूकंप आल्यासारखी परिस्थिती आहे। आज मी नाव सांगत नाही, पण एक नेता काँग्रेसचा मला रोज फोन करायचा 4 दिवसापासून। नाव सांगणं उचित नाहीये, संग्रामच्या बरोबरीत काम करणार आहे, तिकडे विदर्भातल्या, इकडे नाही। खरंच संग्राम येतोय का, खरंच संग्राम येतोय का, खरंच संग्राम येतोय का? म्हणजे संग्रामनी संग्राम जिंकला आणि नक्की तो भाजपमध्ये येणार आहे। त्यामुळे मी ते अत्यंत डिमोरलाइज झाले। त्यांना वाटलं होतं की संग्राम जाऊ नये, पण शेवटी मी सांगितल्यावर मग त्यांना असं वाटलं तर गेलाच आहे संग्राम, तर आता आपल्या पक्षाला काहीतरी फेस सेव्हिंग केलं पाहिजे म्हणून काल परवा संग्रामच्या विरुद्ध काही लोकांनी भूमिका मांडली। खरं तर मला अभिमान आहे की आज संग्राम थोपटेजी सारखे एक युवा तळपदार आणि संघटनेला मजबूत करणारा कार्यकर्ता ज्या पक्षात राहील त्या पक्षामध्ये इमानदारीने तो पक्ष वाढला पाहिजे, याकरता त्या ठिकाणी आपलं अहोरात्र जीवन देणारा कार्यकर्ता आणि पिढ्याने पिढ्या ज्यांनी काँग्रेस पक्ष मजबूत करण्याचा प्रयत्न या महाराष्ट्रात केला, अशा परिवारातला कार्यकर्ता, त्यांच्या वडिलांपासून आमचे सर्वांचे संबंध आहेत। खरं तर असा एक कार्यकर्ता, असा एक नेता आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये आमच्या वहिनी साहेबासहित आमच्या सर्व युवा प्रमुख कार्यकर्त्यांना घेऊन, कारण सर्वांची नावं राजेश पांडेजी, विक्रांत पाटीलजींनी वाचली, आमच्या माधवीताईंनी वाचलेली आहे। खरं तर एक मोठा आज आमच्या महिला अध्यक्ष सर्व झाले आहेत। आज आपल्या भारतीय जनता पार्टी करता अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे आणि काँग्रेस पार्टी लह्यात जाण्याकरता काँग्रेस पार्टी। शिवसेना के लीडर शाहना इंसी ने राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक बयान पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा बैरून मुल्क जाकर मुल्क को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर को पार्लियामेंट में मसाइल उठाने चाहिए। राहुल गांधी पार्लियामेंट में कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं, विदेश जाके भारत को असम्मानित करते हैं। ये रही है पद्धत उनकी बार बार। जब बेबुनियादी आरोप लगाते हैं तो ये समझ लीजिए राहुल गांधी जी कि इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिटी दिया है। फर्स्ट और सेकंड अपील्स जो बने थे और जो दिए थे सेक्शन 24 अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पब्लिक डोमेन में है कि मिनिमल एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड अंडर सेक्शन 22 फॉर इंक्लूजन या सेक्शन 23। ये स्पेशल समरी रिवीजन रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है जनवरी 6-7-2025 में। और एसएसआर ने पहले इलेक्शंस में भी देखे हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, कोई इंटेग्रिटी का सवाल नहीं। इलेक्टोरल रोल्स में नए वोटर्स जो आए हैं वो ज़रूर वोट करेंगे। जो डुप्लीकेट वोटर्स को निकालना है, डिसीज्ड वोटर्स को निकालना है तो ज़रूर करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ तक बोला है कि 89 ही अपील्स मिले हैं। तो जब राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे काम नहीं करते हैं और सिर्फ सवाल उठाते हैं, मैं ये सलाह उनको दूंगी। एनसीपी लीडर और साबिक रुकन असेंबली ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी ज़ीशान को ईमेल के जरिए दी गई है। धमकी आमेज मेल में लिखा कि जो कुछ बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। इसके बाद पुलिस चौकस हो गई। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने ज़ीशान सिद्दीकी के घर पर तफ्तीश शुरू कर दी। वाज़िर के ज़ीशान सिद्दीकी के वालिद और साबिक वज़ीर बाबा सिद्दीकी को गुज़श्ता साल कत्ल किया गया था, जिसमें मुलजिम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था, जिसके बाद से बाबा सिद्दीकी खानदान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने ज़ीशान सिद्दीकी को धमकी मिलने पर कहा कि पुलिस को उसका नोट लेना चाहिए और कसूरवारों को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। लगता है कि ज़ीशान सिद्दीकी हमारे बांद्रा के विधायक भी रहे हैं, अभी तो विधायक नहीं है। वाजिद रजा पवार जी के साथ एनसीपी में है और उनके पिताजी बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के एक एमएलए भी रहे हैं, 4-5 बार बांद्रा से चुनकर भी आई थी। तो उनकी बीच में हत्या हुई थी और मतलब अनेक लोगों को उसने अरेस्ट भी किया है।
जिशान सिद्दीकी ने बताया है कि भाई उनके ऊपर कोई धमकी आ रही है, खंडनी मांग रहे हैं कुछ लोग। मुझे लगता है कि भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जिशान सिद्दीकी की जो कंप्लेंट है उसके मुताबिक जरूर जो मुंबई पुलिस उसमें एक्शन लेगी। लेकिन उनको धमकी आ रही बात सही है और धमकी देने वालों को जल्दी अरेस्ट करना चाहिए। इसी तरह इस्लाम जिमखाना मुंबई में सादी शिराजी पर एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया और उर्दू कारवां और ईरान कल्चर हाउस मुंबई की जानिब से अजीम शायर व फ़लसफ़ी अदीब व सयाह और सूफ़ी बुज़ुर्ग सादी शिराजी पर एक सिंपोजियम मुनक़्क़िद किया गया। मारूफ शायरा व मुसन्निफ़ा प्रोफेसर रफ़िया शबनम आबिदी ने इस प्रोग्राम की सदारत की। इस दौरान हाफिज़ शिराजी की शायरी पर मबनी प्रोफेसर रफ़िया शबनम आबिदी की किताब के नए एडिशन की कारगुजार काउंसिल जनरल इस्लामी जमहूरिया ईरान आकाई हसनी मोहसनी के हाथों रूनुमाई हुई। रफ़िया शबनम आबिदी ने अपने खिताब में उर्दू ज़बान की तश्कील में फ़ारसी के किरदार पर मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए रोशनी डालते हुए कहा कि अगर उर्दू ज़बान से फ़ारसी के अल्फाज मिन्हा कर दिए जाएँ तो उर्दू में लताफ़त, नज़ाकत और शेरनी ख़त्म हो जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे फ़ारसी से वाबस्ता डॉक्टर मोहम्मद कमर आलम ने सादी की शायरी की बिलखुसूस उनकी गज़लों पर रोशनी डाली। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन कादरी ने भी खिताब किया। मेहमान खुसूसी कारगुजार काउंसिल जनरल इस्लामी जमहूरिया ईरान आकाई हसन मोहसनी ने अपने इजहार ख्याल में कहा कि हिंद और ईरान तारीख़ी तौर पर एक दूसरे से हमेशा दोस्ती के रिश्ते में सदियों से बंधे हुए हैं और फ़ारसी ज़बान उसको मज़ीद करीब कर सकती है। देखिए, वैसे तो प्रोग्राम बहुत होते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई अदबी, नीम अदबी, इल्मी, हर किस्म के प्रोग्राम होते रहते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम की नौइयत ज़रा अलग है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो होने जा रहा है वो किसी मखसूस ज़बान से मुतालिक नहीं है, बल्कि 2 ज़बानें उसमें आज शामिल हो गई हैं और वो ज़बान शामिल हुई जिसको हमने बहुत दिनों से नज़रअंदाज कर रखा है, यानी ज़बान फ़ारसी। हालांकि फ़ारसी वो है जो हमेशा से उर्दू के साथ लगी रही। अशार का कपलेट जो है वो पूरी दुनिया बहुत शौक़ से पढ़ती है और बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि वो सादी का है। और वो सादी का वो वाक़या है कि सादी ने 3 अशार लिख लिए और चौथा उसको नहीं आ रहा था और वो देखता है कि आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आते हैं और कहते हैं सादी इस शेर को इस आखिरी शेर के साथ मुकम्मल कर लो। मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ जो हम अपने अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आका की शान में पूरी दुनिया पढ़ती है। उर्दू कारवां और ईरान कल्चर हाउस मुंबई के इश्तराक से आज ख़ास तौर पर फ़ारसी के बहुत ही बड़े शायर सादी शिराजी की ज़िंदगी, उनकी फ़न और शख्सियत पर आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आप फ़ारसी के ही नहीं बल्कि अगर दुनिया के आप टॉप जो है 10 शोरा को आप देखेंगे तो उनकी फहरिस्त में आपको इनका शुमार मिलेगा। नांदेड़ से सफ़र हज के लिए रवाना होने वाले आज़मीन की टिक्काकारी की गई और उन्हें पोलियो की खुराक फराहम की गई। ये एहतियाती इक़दाम हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदी अरब की लाजमी तिब्बी हिदायत के तहत किया जा रहा है ताकि लाखों हुज्जाज की आज़मीन की मौजूदगी में किसी भी मुतादी बीमारी से बचाव मुमकिन हो सके। ज़िला नांदेड़ से इस साल तकरीबन 900 आज़मीन हज रवाना होंगे। इनकी सेहत और सलामती को मद्देनज़र रखते हुए खुसूसी तिब्बी कैंप्स का इनेकाद किया गया। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने इस मौके पर अहम खदमात अंजाम दी। खादिम हुज्जाज ट्रस्ट नांदेड़ के रज़ाकार इस मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं ताकि आज़मीन सेहत और पुरअमन अंदाज में अपना मुक़द्दस सफ़र तय कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज 2025 का वैक्सीन का कैंप लिया गया है हैदराबाद पानी की टाकी के पास और आज तकरीबन 400-450 हाजी आए हैं जो 1017 कवर नंबर से लेके 5000 कवर नंबर तक और बाकी के कल का प्रोग्राम रखा गया तो कल 9 बजे से 2 बजे तक का है। जो 5000 के बाद के कवर नंबर वाले लोग हैं वो आ जाए। जलगांव शहर में वक्फ कानून में तरमीम के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू की गई है। ज़िला भर में हर रोज़ मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में सिर्फ मर्द ही नहीं ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हाजी मोहम्मद नगर सालार नगर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की ख़वातीन विंग ने रैलियाँ निकालकर बस्ती में इस काले कानून के खिलाफ अवामी आगाही मुहिम चलाई। इस मौके पर ख़वातीन के हाथों में बैनर्स और तख्तियाँ थीं। बादज़ां ये रैलियाँ नशिस्त में तब्दील हुई जहाँ मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया कि 25 अप्रैल बरोज़ जुमा शाम 4 बजे ख़वातीन तंजीम की जानिब से धरना आंदोलन तहरीक का इनेकाद किया जाएगा।
दान की हुई ज़मीन। लेकिन हम मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ सभी लेडीज खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह जब तक कानून पीछे नहीं लिया जाएगा जमहूरी तरीके से जहाँ तक हो सके हम लोग एहतजाज करेंगे। हम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी जलगांव के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इस मीटिंग में तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा को बाद नमाज ज़ोहर शाम 4 से 6 बजे जलगांव शहर की तमाम ख़वातीन इस गैर जमहूरी गैर आइनी वक्फ़ कानून के ख़िलाफ़ एहतजाजन धरने पर बैठेंगी। हम जलगांव शहर की तमामी गयूर और ईमान वाली बहनों से दरख्वास्त करते हैं कि वो अगले जुमा को 4 से 6 बजे तक जिस मकाम का ऐलान किया जाएगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचकर इस कानून के ख़िलाफ़ हमारी ताकत बने, आवाज़ बने और इस कानून को रद्द करने में हम तमाम की मदद करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अमरावती से ताल्लुक़ रखने वाली बसारत से महरूम माला पालकर ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। आंखों की रोशनी न रहने के बावजूद माला पालकर ने साबित कर दिया कि बुलंद अज़ाइम हो और सख्त मेहनत की जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। माला पालकर अब नागपुर के कलेक्टर दफ्तर में रेवेन्यू असिस्टेंट के तौर पर खिदमात अंजाम देंगी। मैं बाबा के पास आई तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कहाँ है, लेकिन बाबा ने मुझे अपना नाम देकर मुझे पिताजी का और माँ का सहारा दिया। और मेरे जैसे कई सारे बच्चे हैं उनको भी बाबा ने अपना नाम देकर पिताजी का आसरा दिया और उन्होंने मुझे पढ़ाया, सिखाया और इस मुकाम तक पहुँचाया। मुझे पता नहीं था कि मैं ये एग्जाम्स पास कर सकूंगी लेकिन मुझे बाबा हमेशा हिम्मत बढ़ाते थे, मार्गदर्शन, भाई तो बेटा तू कर सकती है, तेरे से सब हो सकता है, तू सिर्फ करके दे, मेरा पूरा सपोर्ट तेरे साथ है। और मुझे मैं जब सिलेक्शन हुआ तब मुझे बहुत आनंद हुआ। मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने इसकी पढ़ाई की और 6-7 घंटे में पढ़ाई करती थी। कलेक्टर ऑफिस में ज्वाइनिंग होने के बाद मुझे पता नहीं कौन सा काम करना है, लेकिन जो भी वो काम बताएंगे वो काम मैं करूँगी। और मेरे काम करते मैं मेरी पढ़ाई भी पूरा करूँगी और मेरा जो कलेक्टर बनने का सपना है वो भी पूरा करूँगी। मुंबरा के चांदनगर में एक 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इतला नहीं है, तहम चंद गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। इस हादसे के फौरी बाद मकामी हुक्काम ने इमारत को खाली करा दिया। आगे की चालू है मुंबरा में यहाँ पे आजरा अपार्टमेंट चांदनगर चौथा सुमैया स्कूल के बाजू में और 4 मंजिली इमारत है। इसका 2 विंग है, ए और A1 का। A1 का पहले वाले का सज्जा गिर गया। अभी स्ट्रक्चर वर्कर तटकरे साहब भी आए, उनके कहने के मुताबिक अपन बिल्डिंग अभी खाली कर रहे हैं और उसका बिल्डिंग का पानी पुरवठा और विद्युत पुरवठा। यवतमहल जिले की आरनी तहसील के देहातियों को पानी के शदीद बहरान का सामना है। इलाके की खवातीन को पानी के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोरेगांव, पारधी, बेड़ा गांव में भी खवातीन को दूर दराज इलाकों से जाकर पानी लाना पड़ता है। पानी जमा करने की कोशिश में ये खवातीन कुएं में उतरकर अपनी जान को खतरे में भी डाल रही हैं। बावड़ी काज भरते हम और पूरा गांव जाते, उतरते, पानी निकालते, बरसात में भी वोच करते। अभी धूपकाले में तो बहुत परेशानी है। हमारे पास ढोर वगैरह है, उसको भी पानी भरना पड़ता पीने के लिए। हमारे को भी पानी ऐसा धूपकाले में भी पानी भरना पड़ता, गिरने का डर रहता। घसर एक पानी जर गिर गया तो घसर के पड़ जाता, उधर हो जाता। धूपकाले में इतना परेशानी है कि बहुत ही परेशानी है पानी की वजह से। 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पानी लाना पड़ता और धूप भी बहुत हो जाती। एक ही बावड़ी है हमारे एरिया में, एक ही बावड़ी है, वो बावड़ी पर से पानी लाना पड़ता। वो बावड़ी बांध के नहीं है, वो मालक वो बावड़ी वाले का शुक्रगुजार है हम, उसके लिए दुआ मांगते। वो हमको कुछ नहीं बोलता,
हम वन विभाग में रहते, लेकिन हम कुछ, वो हमारे को कुछ नहीं बोलता। हम उसके बावड़ी पर से पानी लाते, लेकिन हमको कुछ नहीं बोलता। वो हम पड़ भी जाते, गिर भी जाते तो बोलता तुमको चोट गिट लगी हुई है तो हॉस्पिटल में जाओ, ऐसा बोलता वो हमारे को। लेकिन हमारे को पानी से बहुत परेशानी है, ऐसा परेशानी है कि हमको 12 मास वज करना पड़ता है। हम सब लोग वही जाते, वही पानी पीते, पर गिरने का डर है, मरने का डर है, कभी मर सकते, कभी जी सकते, वो कोई पता नहीं, कोई अंदाज नहीं लगता। वो एक ही बावड़ी का पानी धूप में, उनाले में बहुत परेशान से, बहुत मुश्किल से पानी लाते, बहुत येले से पानी लाते। हमारे जवान बाल बच्चे हैं, हमारे जवान छोकरे बच्चे हैं, उसका गिरने का डर रहता। कभी गिर जाता, पावर फिसल जाता, कभी हंडा गिर जाता, कभी कुछ गिर जाता। वो हमारे हथेली पे जान लेके, हथेली पे जीव लेके वो बावड़ी में उतरते, हथेली पे जीव लेके वो बावड़ी से पानी निकाल के ऊपर आते। हमारे को बहुत परेशान है मालक, हमारे को पानी का व्यवस्थित बंदोबस्त। भिवंडी के रिहायशी को कलवा में लूटने वाले 3 मुलजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजमीन के कब्जे से एक रिवाल्वर, चाकू, 4 मोटरसाइकिलें, 5 लाख रुपए नकद, मोबाइल समेत कई अशिया जब्त की गई हैं। पुलिस इस केस की मजीद तहकीकात कर रही है। ही पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे ती कळवा पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 316/25, भारतीय न्याय संहिता 309(4), 310(2), 126(2), 35 या कलमान्वये जो दाखल गुन्हा आहे त्याच्यामध्ये कोणतेही हा जो दाखल गंभीर गुन्हा आहे याच्यामध्ये प्रत्यक्ष स्वरूपाचा कोणताही पुरावा नसताना कळवा पोलीस स्टेशनची जी गुन्हे प्रकटीकरण अधिकारी आणि जी टीम आहे आमची व पोनी कळवा पोलीस स्टेशन, पोनी गुन्हे आणि पोनी प्रशासन यांच्या टीमने जी अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे त्या संदर्भात आपण ही पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे। सर्वप्रथम आम्ही सर्व और आखिर में हेडलाइंस। सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर किया तशवीश का इजहार, कुल जमाती इजलास तलब करने की मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पुणे के भूर तालुका के कई लीडरान और कारकुन बीजेपी में हुए शामिल। एनसीपी लीडर और साबिक रुकन असेंबली ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सिक्योरिटी। इस्लाम जिमखाना मुंबई में सादी शिराजी पर सिंपोजियम का इनेकाद, प्रोफेसर रफिया शबनम आबिदी और दीगर अदबी शख्सियात की शिरकत। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।